आईसीएससी क्लास 10 हिस्ट्री में हम लोग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस, फोर्ट ब्लॉक एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। जब आप लोग को चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रहे थे और जब 8 पढ़ाए तो इस शख्सियत के बारे में मैं कई बार जिक्र किया और दुर्भाग्यवश आप लोग को जो सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार बहुत सारा पोर्शंस नहीं है, हटा दिया गया है। मगर सुभाष चंद्र बोस क्योंकि हमारे देश के प्रोमिनेंट फिगर में से एक है, एक ऐसे शख्सियत जो वाकई में सच्चे दिल से देश का सेवा किए, देश के लिए सोचे, देश के लिए अपना जिंदगी को कुर्बान किए, मगर उनको बहुत ही अंडररेट करके रखा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को उनके बारे में कुछ छोटा मोटा ही सही, थोड़ा मोटा ही सही इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस। दिसंबर का मंथ है, हमको पता है आप लोग सिलेबस को लेकर के बहुत ज्यादा वरीड होंगे, बट अपना सिलेबस वैसे भी कुछ खास बचा है नहीं, बहुत कम अब बचा रह गया है। तो हम लोग इनके बारे में कुछ बातें कर सकते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म था, अधिकतर लोगों को ऐसा लगता होगा जो लोग इनके बारे में पढ़े नहीं है, क्योंकि ये बंगाली थे तो अधिकतर लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इनका जन्म जो है बंगाल में ही हुआ होगा। हालांकि ये है नहीं, इनका जन्म हुआ था कटक में, जो कि उड़ीसा के अंदर आता है। उसके बाद वो बंगाल आए, पढ़ाई लिखाई हुआ इनका। अच्छा, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, फैमिली में सब पढ़े लिखे थे और धन धान्य का कमी नहीं था, पैसा अच्छा खासा था फैमिली में। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बहुत ही खुददार आदमी थे। खुददार समझते हैं? स्वाभिमानी आदमी, जिनको अपने पिता के पास से पैसा तो बहुत मिल रहा था, मतलब पिता को बहुत ही सामर्थ्य देख रहे थे, मगर वो अपने पिता के पैसों पर अपने शौक को पूरा करने का कभी इच्छा नहीं रखते थे। उनका हमेशा यूं था कि जो भी है हम अपने दम पे करें। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अपना पढ़ाई स्टार्ट किए और बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत ब्रिलियंट थे। ब्रिलियंट होने के साथ साथ, ब्रिलियंट तो आप लोग सभी के सब है, मगर इनके अंदर जो दूसरा खासियत था वो आप लोग के अंदर नहीं है। ये ब्रिलियंट तो थे ही, मगर बहुत पैट्रियोटिक इंसान थे बचपन से। जो आप लोग 99% यहाँ की जो आवाम है उसका 99% हिस्सा पैट्रियोटिक तो नहीं है, इतना हम पूरा यकीन के संग बोल सकते हैं। आप लोग का पैट्रियोटिक नहीं होने का कारण और उनका पैट्रियोटिक होने का कारण क्या था वो समझ लीजिए। आप लोग आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आप लोग को पता है कि आप लोग के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका कोई अधिकार छीनना तो बहुत दूर का बात है, आपके पास 50 फंडामेंटल राइट है। क्यों ये सब क्यों है? क्योंकि आप एक आजाद देश में हैं, आजाद संविधान है आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशन। और सुभाष चंद्र बोस जिस वक्त थे उस वक्त तो पता ही है, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, आजादी का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था। और सुभाष चंद्र बोस के फैमिली में देखिए सबसे अच्छा बात क्या है और सबसे ताज्जुब वाला बात क्या है, जिनके पास एक्चुअल में बहुत पैसा रहता है, मैं बात को समझने का कोशिश करिएगा। जो घर, जो फैमिली इकोनॉमिकली साउंड है ना, उनको इस बात से एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बाकी लोगों का जिंदगी कैसे बीत रहा है नहीं बीत रहा है, क्योंकि उनको पता है अपना काम बनता है तो भाड़ में जाए जनता। ये उन लोग का जिंदगी का कोटेशन है। और यही कारण है, आप आज के समय में देख लीजिएगा, अपने चाचा से, अपने मौसा जी से किसी से पूछिए, कभी बोलिए कि आप आर्मी में जाना चाहते हैं, कभी बोलिए कि आप पुलिस में जाना चाहते हैं, आप लॉ करना चाहते हैं, आप समाज के लिए कुछ बड़ा प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आपको रोक देंगे और आपको क्या बोलेंगे, ये सब में क्यों जा रहे हो। माइंड मत करिएगा, मेरा इंटेंशन किसी भी समुदाय का दिल दुखाना नहीं है, मगर ये सब चीज मारवाड़ी फैमिली में बहुत ज्यादा देखते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग स्वीकारेंगे इस बात को कि आप लोगों को पर्टिकुलरली उन सब प्रोफेशन में जाने के लिए ज्यादा बोला जाता है जहां सिर्फ और सिर्फ पैसा हो।
और आप लोग का माइंड का दिशा भी वही हो जाता है। फिर आप लोग खुद अपना कॉल नहीं ले पाते हैं, डिसीजन मेकिंग में आप लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, आप लोग सुना सुनी काम करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के संग भी यही था। आज भी सुभाष चंद्र बोस के फैमिली मेंबर मानसिकता वही रखे हैं। आज अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष, दो बड़े एंकर जो सुभाष चंद्र बोस का डेथ मिस्ट्री को रिवील कर रहे हैं, एक एक बात सामने रख रहे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस के फैमिली मेंबर्स ही उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनका घर में जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके ऊपर कोई सवाल उठे। देखिए, पैसा कोई सबसे पहले तवज्जो उनका फैमिली आज भी दे रहा है, मगर उस फैमिली में सबसे यूनिक निकल गए थे सुभाष बाबू। उनको अपना सुख से ज्यादा दूसरे के दुख से चिंता होता था। वो देश के लिए बहुत कंसर्न थे, और वो हमेशा से, बचपन से उनका ख्याल यही रहा कि हम किस तरीके से हिंदुस्तान को आजाद कर सके, वो क्या योगदान कर सके कि देश अभी आजाद तो हो ही, साथ ही साथ देश का जो भविष्य है वो भी सेफ रहे, कि हिंदुस्तान दोबारा गुलाम ना बने। तो क्या कर सकते हैं वो, इस बात को सोचते हुए सुभाष बाबू ने फैसला किया कि वो आईएएस का परीक्षा देंगे। उस वक्त आईएएस नहीं था, आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और आईसीएस का एग्जामिनेशन वो क्रैक किए, उनको नौकरी मिला। उसके बाद उनको ये बात समझ में आया कि ये जो नौकरी उनको मिल रहा है उनको नहीं चाहिए। एक्चुअली वो आईसीएस क्यों किया कोई बता दे। उनके परिवार के कुछ बड़े थे, उनके घर के सदस्य थे, जो चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करे, और क्रैक करके अंग्रेजी दफ्तर में नौकरी पा जाए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाए और पैसा मिलते रहे। जिस तरह आज के समय में होता है ना, अधिकतर लड़कियों के पिता जो है अपनी लड़कियों के लिए वैसा ही वर्ड चाहते हैं। यदि कोई लड़का सरकारी नौकरी वाला है, देखिए लड़की का रिश्ता एकदम पक्का, लड़का कभी ना नहीं होगा, भले वो लड़का वेस्ट इंडीज का क्यों ना हो। भले वो लड़का का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्यों ना रहा। मेन बात है, हम लोग हर चीज को तौल दे रहे हैं पैसा से। यहाँ पे तौल दिया जा रहा है पैसा से बात। क्या है, सुभाष चंद्र बोस अपने परिवार के सदस्यों का खाली बात रखने के लिए, मतलब समझ रहे हैं, आईसीएस का एग्जामिनेशन आसान एग्जाम नहीं है जी। अभी उसको आईएएस बोलते हैं, वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है। वो आईसीएस का एग्जामिनेशन अपीयर किए, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर गए, उनका नाम आ गया। जब नौकरी का बात हुआ, बोले नौकरी नहीं करेंगे, रेजिग्नेशन, उनको नहीं करना है काम। क्योंकि बचपन से उनका इंटेंशन ये था कि वो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। अब उनको ना ग्रुप नहीं मिला था, तब तक वो अपना ग्रुप फॉर्म नहीं किए थे, और यंग थे, ग्रुप बनाने में समय लगता है। एक बार आपका ग्रुप बन जाएगा ना तो फर्दर उसमें ऐड होने में समय नहीं लगता है, बट नया नया ग्रुप खड़ा करने में बहुत टाइम लगता है। तो 18-20 साल की उम्र में सुभाष बाबू को ग्रुप नहीं मिला था, और ये वो वक्त था जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान में आ चुके थे, और महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर रहे थे। उस वक्त सुभाष चंद्र बोस फुल फ्लेजेडली महात्मा गांधी का सपोर्ट किए, और सुभाष चंद्र बोस भी महात्मा गांधी की ही तरह स्टार्टिंग में नॉन वायलेंस लाइन पे ही सोचते थे। उनको उम्मीद था, जब बापू के ऊपर, कई बार ऐसा नहीं होता है कि हम लोग सोचते थे कि जब पूरा सब लोग उसके लिए अच्छा बोल रहा है तो वो अच्छा ही होगा। बाद में जब हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, वो अच्छा नहीं ये होता है ना। बाद में सुभाष बाबू इस बात का रियलाइज किए। देखिए, सुभाष बाबू भले महात्मा गांधी का प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किए थे, मगर इनका आइडियोलॉजी हमेशा से विपरीत था। कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लाइफ में इसका पूरा ऑपोजिट एजेंडा फॉलो किया करते थे। इसका उदाहरण आप लोग को हम एक बात बोल करके देते हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम सुने हैं आप लोग? कितने लोग हैं जो लोग प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम सुने? कुछ 6-7 हाथ दिखाई पड़ रहा है मेरे को, बाकी लोग प्रेसिडेंसी कॉलेज नहीं जानते। बहुत हेरिटेज कॉलेज में से एक है।
और आशा करते हैं कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में एक बार बैच के संग कॉफी हाउस चलेंगे, कॉलेज स्ट्रीट वाला, न्यू टाउन वाला नहीं, आधुनिक वाला नहीं, एक बार हेरिटेज वाला कॉफी हाउस में जाकर बैठेंगे, जहां माइट भी आपको कॉफी का स्वाद थोड़ा खराब लगे, मगर आप जब वहां बैठेंगे ना, खास करके वो लोग जो लोग की आप लोग में से जो लोग भी हिस्ट्री को अब पसंद करना शुरू कर दिए, उन लोगों को उस जगह में बैठने का एक फील आएगा। सलमान खान के भाषा में बोली तो किक मिलेगा। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर का सीन था। सुभाष बाबू का पढ़ाई यहीं पे हुआ। सुभाष बाबू परीक्षा दे रहे थे। बाकी आप लोग शायद कुछ लोग मूवी में देखे भी होंगे, और नहीं देखे हैं तो मैं आप लोग को एक बार बता देता। परीक्षा दे रहे थे तो उनके एक मित्र थे, वो कुछ मेरी तरह हाथ में धागा बांध के रखे। हम लोग आप लोग के संग वीडियो शेयर भी किए, और ये एक्चुअल में कोई मसाला डालने वाला पार्ट ऐड नहीं किया गया, ये वाकई में ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो एक अंग्रेज प्रोफेसर आए जो गाड़ी करते थे, वो उसका धागा देख के बोलते ये क्या है, तो बोला कि इट विल गिव मी गुड लक। तो वो बोलता है कि तुम लोगों को जितना भी समझा दे, तुम लोग सुपरस्टिशन नहीं मरोगे। बोलता है कि हम लोग जितना भी लाख कोशिश कर ले, तुम लोग हमेशा सुपरस्टिशन बिलीफ नहीं रहोगे। तुम लोग को लगता है कि सुपर नेचुरल पावर आएगा जो तुम लोग का मुसीबत से निकाल देगा। और ये बोल करके उसको बोलता है कि तुरंत अभी के अभी इसको खोल के दो। और क्लास में बाकी भी जितने विद्यार्थी थे, सबका ये हाथ का धागा खुलवा दिया गया। ये सब चीज होते हुए सुभाष चंद्र बोस देख रहे थे। फिर वो उठे, वो बोले कि सर मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, बहुत इज्जत आपके लिए रखते हैं। तो बोला यस। बोला क्या मैं एक बार ये बात भूल करके आपसे बात करूं, क्या प्रोफेसर है? तो बोला हाँ। बोला ओके। जूता खोला आपने और भरपेट मार मारा है प्रोफेसर को। टकले थे तो बंजर जमीन में इतना खाद पड़ गया, बैरन लैंड में इतना फर्टिलिटी ला दी है वो, कि उसमें यदि बीज डाल दिया गया होता तो पौधा भी लग सकता था। बहुत मार मारे। फिर बाहर निकले वो, उनको कुछ लोग आकर अरेस्ट कर लिए, पुलिस को आकर अरेस्ट कर लिया। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर लोग उनको अरेस्ट कर रहा था उनको जगह बैठा के रखा था। सुभाष चंद्र बोस सिगरेट के बहुत शौकीन थे। सिगरेट निकाले, सिगरेट जलाए, पुलिस ऑफिसर उसको देख रहा था। सुभाष चंद्र बोस उसको भी के चाहिए। उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसे ही था। अब जनरली ये बात बोला जाता है कि जो लोग हिंसा करने में यकीन रखते हैं, उन लोगों का शिक्षा से कोई रिलेशन नहीं होता है। इस बात को हम पूरी तरीके से यहाँ पे अपने दिए हुए उदाहरण से गलत साबित कर दिए। क्योंकि यदि आप ये बोल रहे हैं कि उनका शिक्षा से कोई रिलेशन नहीं था, आप लोग अभी तक शिक्षा देखे ही क्या है? अभी आप लोग नीट और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और सीए और एमबीए में अपना जिंदगी समझ ले रहे हैं। आपको लग रहा है सीए एमबीए करके बहुत बड़ा तीर मार लिए, या फिर ज्वाइंट क्रैक करके को लगा कि बहुत बड़ा काम कर दिए, डॉक्टर बन गए। डॉक्टर लोग हर कोई बन जा रहा है, हर दूसरे गली में डॉक्टर लोग भी। वो डॉक्टर डॉक्टरी का एग्जाम क्रैक नहीं किए थे, वो आईसीएस क्रैक किए थे। उसके लिए वाकई में ग्रे मटर का होना जरूरी था, मगर उसके बावजूद उनको ये बात समझ में आया कि वायलेंस जरूरी है, क्योंकि जो सामने वाला देवता है वो देवता वही भाषा समझेगा। धीरे धीरे इनका पॉपुलैरिटी बढ़ते गए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जब विड्रॉल किया गया, चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच का डिफरेंसेस सामने आना शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के फेवर में थे नहीं। फिर सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट मिला चितरंजन दास का, औरबिंदो घोष का। और सुभाष चंद्र बोस सोशलिस्ट नेचर के थे, उनका आइडिया सोशलिस्ट था, कम्युनिस्ट जिसको बोला जाता है, उनका आइडियोलॉजी वो था। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यदि आप बाहर में कहीं बोलिएगा ना कि सुभाष चंद्र बोस कम्युनिस्ट थे, तो लोग या तो आपको गाली देंगे या तो सुभाष चंद्र बोस को गाली देंगे। उसके बाद उनको आप गाली दीजिएगा
ये बोलेगा कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी गलत नहीं है, इस आइडियोलॉजी को गलत लोग बनाए हैं। क्योंकि हम बताए थे कि डेमोक्रेसी भी, कितना डेमोक्रेसी है वो तो आप लोग बंगाल में देख ही रहे हैं, तो डेमोक्रेसी थोड़ी ना खराब है। हेलेंस स्कूल खराब नहीं था, एक समय में बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था, सेंट जॉन्स एक समय में बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था, अलाउसियस बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था। वहां का क्राउड उसको खराब कर दिया, वहां का मैनेजमेंट उसको खराब कर दिया। बॉडी खराब नहीं होता है, जब जन्म लेते हैं ना, यदि भगवान सही सलामत भेज दिए हैं हम ठीक रहते हैं, बाद में हमारा लापरवाही हमारा शरीर का अंग को खराब कर देता है, ये समझिए। धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस के संग ग्रुपिंग बढ़ते गया। सुभाष चंद्र बोस उसके बाद आम जनता के बीच जाना शुरू किए और ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू किए। ग्राउंड लेवल पे काम करने का मतलब ये होता है कि जो जनता का वाकई में प्रॉब्लम है, जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को बताना कि अभी तक आप गुलाम बनते बनते, आप गुलाम वाले हालत में रहते रहते आप उसके आदी हो गए, मीन्स यू आर वेरी मच एक्स्टम्ड इन लिविंग अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। उन लोग को आजादी का स्वाद बताए, आजाद यदि आप रहेंगे और आजाद आपका मुल्क रहेगा, और ये मुल्क जब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रहेगा तो आपको कैसा लगेगा। वो सपना दिखाए, सपना तो बापू भी दिखाए थे, बट इनका दिखाया हुआ सपना, उनका दिखाया हुआ सपना में तुलना करना भी मेरी मूर्खता हो, तो हम उस पक्ष को ऊपर बात नहीं करते। 1930 में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच का डिफरेंसेस था वो और ज्यादा वाइडेंट होगी, क्योंकि भगत सिंह और उनका जो ग्रुप था एक्चुअली जो 1923 में फॉर्म हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो पूरा ग्रुप था, ये ग्रुप सब के सब सुभाष चंद्र बोस के संग मिल करके काम करना शुरू कर दिए थे। और काम क्या हो रहा था, एक्सट्रीम लाइन पे, बातचीत नहीं होगा, हमको कोई चीज चाहिए तो मतलब चाहिए, आप दे दीजिए तो बेहतर, नहीं देंगे तो आप नहीं रहेंगे। बस सिंपल सा एक लाइन का प्रिंसिपल था, वो न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो किए थे, एक्शन इक्वल रिएक्शन। आप दिखाइए फिर हम दिखाते हैं, यही है ना जी थर्ड लॉ। वो फर्स्ट और सेकंड लॉ को फोकस नहीं करने गए, इतना लंबा लंबा थ्योरी को कर नहीं गए, थर्ड लॉ उनको बहुत सहज लगा, आप हमको मारेंगे आपका मुंह तोड़ देंगे, दैट्स इट। अपना रिवेंज लेने के लिए नहीं, एक बार ध्यान रखिएगा, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। ध्यान दीजिएगा कि पूरा देश चाह रहा था कि सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री बने, पूरा देश चाह रहा था। सुभाष चंद्र बोस का इच्छा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो अपने से ऊपर पटेल को देखा करते थे, वो अपने से ऊपर बीडी सावरकर को देखा करते थे, विनय दामोदर सावरकर। और जनता तो इतना मूर्ख है कि वो बापू को बापू बोलते हैं और सावरकर को गाली देते हैं कि सावरकर गद्दार था। ये वो लोग होते हैं जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए और सीए तो बन जा रहे हैं, मगर 9-10 में स्कूल लाइफ में अच्छा से हिस्ट्री नहीं पढ़े, कहीं पढ़े होते और उनको यदि पढ़ाया गया होता तो एटलीस्ट ये सब गलती नहीं कर रहे होते। खैर, बोर नहीं ना हो रहे आप लोग? नहीं सर। 1937 में सुभाष चंद्र बोस का पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गया था कि देश का जनता क्या चाह रहा था सुभाष चंद्र बोस के लिए, ये चीज गांधी जी को समझ में आ गया था। गांधी जी को अपना गद्दी खतरा में दिखा, उनको लगा कि नहीं, यदि इसका पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ते गया तो हम और मेरे जिया जी दोनों ही खतरे में आ जाएंगे। और गांधी जी को इस बात का पूरा यकीन था कि वो इतना सहानुभूति लोगों के बीच रखते हैं कि एक बार रो देंगे, जैसे लड़कियां थोड़ा सा रो दे तो देखिए पत्थर ही पिघल जाए, चांद वाकई में टूट करके गिरने लग जाएगा।
उसी तरीके से गांधी जी को भी इमोशनली खेलने बहुत अच्छा आता था। उनको देश के लोग ऑलरेडी बाबू बोल के बुलाया करते थे। उनको पता था कि उनको फुटेज बहुत मिलता है देश में। उनको पता था कि बस खाली कुछ ऐलान करना है और मेरा काम हो जाएगा। और आप लोग को हम हरिपुरी सेशन के बारे में तो बता ही चुके हैं। 1938 में त्रिपुरी सेशन हुआ था। 1938 में त्रिपुरी सेशन हुआ तो सुभाष बाबू उसको प्रेसाइड किए थे। अब 1938 में सुभाष बाबू का प्रेसिडेंट बनना गांधी के लिए खतरा बढ़ गया था। वो 440 का वोट 880 का हो गया था। गांधी को लगा कि यदि 1939 में यदि ये वापस प्रेसिडेंट बन गया तो मतलब साफ दिखाई पड़ रहा है कि देश का जनता इसको देश का प्रधानमंत्री बनाने मांग रहा है। तो अपना पूरा साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करके महात्मा गांधी जी उतारे पत्ताभी सीतारामैया को सुभाष बाबू के अगेंस्ट। और लोकतंत्र का सपना देखने वाले महात्मा गांधी लोकतंत्र का पॉलिसी जो अभी तक कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाने के लिए फॉलो किया जा रहा था, उस पॉलिसी को पूरी तरीके से नष्ट करवा दिए। दो बात इसमें बोलेंगे। पहला बात देख लीजिए, उस इलेक्शन में एक तरफा वोट मिला सुभाष बाबू को। पत्ताभी सीतारामैया बहुत बुरी तरह हारे। महात्मा गांधी का बयान आया कि सीतारामैया का हार मेरा हार, सुभाष का जीत मेरा हार, और यदि सुभाष प्रेसिडेंट बनता है तो हम कांग्रेस से रिजाइन कर देंगे। मेरे अनुसार सुभाष बाबू वहां पर कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे। इतना खुददारी ठीक नहीं था। उनको बोलना चाहिए था ठीक है कर दो, वो दिक्कत नहीं, हम हैं, तुम ऐसे भी क्या कर लियो अभी तक, तुम्हारा ऐसे विदेश को दरकार है नहीं है, आप रिटायरमेंट में जाइए और अपना जो बैड हैबिट है उसको सुधारने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करते हुए। बट ज्यादा स्वाभिमानी होना भी इंसान के लिए खराबी है। तो खुद ही जाकर के रेजिग्नेशन दे दिए। ऐसा नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का इज्जत नहीं करते थे, बहुत इज्जत करते थे, कई बार समझाए भी। कई बार गांधी जी को बोले कि देखिए आप जिस प्रिंसिपल पे चलने का बात कर रहे हैं वो सही, वो गलत नहीं है, वो सही है, मगर अंग्रेजों के लिए सही नहीं है, इस बात को समझिए। कई बार समझाने का चेष्टा भी किए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय सपोर्ट किया अंग्रेजों का, क्या मिला? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मिला? और आपका बात अंग्रेज इतना मानता है तो आप एक बार क्यों नहीं फुल एंड फाइनल बात कर रहे हैं कि डोमिनियन स्टेटस नहीं कंप्लीट इंडिपेंडेंस? क्यों डोमिनियन स्टेटस का बात करें? आपका घर है, आप किसी को बोलेंगे ठीक है एक रूम तुम ले लो भाई, हमको मारो मत, बाकी 2 रूम हमको दे दो। तो डोमिनियन स्टेटस का बात होगा ही क्यों? तुम मेरा पूरा घर फाका करो, बात इतना था। उनको समझ में आया नहीं। खैर उसके बाद ये हिंदुस्तान से निकले, ये हिंदुस्तान से निकल करके बाहर बाहर गए, हर उस कंट्री को खोजे जो आप लोग को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ाते वक्त हम बताए थे कि एली कैसे बनता है, ग्रुपिंग कैसे बन रहा था। ये अंग्रेज का जितना मतलब इंग्लैंड का जितना भी एनिमी कंट्रीज था, उन सारे एनिमिस कंट्रीज के पास गए, उनसे बातचीत किए, उनसे हेल्प लिए, एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भारतीय सैनिक को बंदी बना लिया गया था, क्योंकि आपको पता था ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर्स भी गए थे अंग्रेज की तरफ से लड़ने के लिए, तो जितने इंडियन सोल्जर्स को प्रिजन में रखा गया था उन लोगों को छुड़वाया, उन लोगों को छुड़वा करके उन लोगों को बुलवाए और बोले कि देखो हम तुम लोग को आजाद करवाए हैं, आजाद नहीं करवाते तो शायद जेल में ही मरते, आजाद करवाया है तो क्या क्या, क्या देश के लिए मरना चाहोगे अब? तो लोग बोला हाँ। तब वो बोले ठीक है, तो तैयार रहो, हम लोग हिंदुस्तान पे हमला करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। मानो ना, उन सैनिकों का सदियों से जो इच्छा था उस इच्छा का बाद अब फाइनली कोई नेता किया है। एक सैनिक क्या चाहता है कि देश के लिए लड़ते हुए मेरा अंतिम सांस निकले। एक सैनिक का जिंदगी का सबसे बड़ा सपना यही होता है। मगर इन सब सैनिक
या फिर इन सब सेनाओं को बंदी बना के रखा गया था? ये लोग रिप्रेजेंट तो अपने देश को कर रहे थे, मगर लड़ किसके लिए रहे थे? अंग्रेज की तरफ से। इनका वो इच्छा पूरा नहीं हुआ था, इनको समझ में आ गया था कि इनका जिंदगी अब अंत की तरफ है, मगर चलो अंतिम समय में ही सही, मेरा इच्छा तो पूरा होने वाला है। सुभाष चंद्र बोस को आवाज दिए थे और बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका ये स्लोगन सारे इंडियन प्रिजनर्स के बॉडी में आग का काम किया। सब के सब सुभाष चंद्र बोस को अपना भगवान मानना शुरू किए और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। उसके बाद भी बहुत सारा चीज होता है, बीच में बताते रहेंगे आप लोगों को। अब हम, ये था इंटरवल के पहले तक का पार्ट। अब थोड़ा इंटरवल के बाद का पार्ट बहुत ज्यादा दर्दनाक है। सुभाष चंद्र बोस के लिए पूरा दुनिया भर में एक अफवाह उड़ा दिया गया, ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश। बिल्कुल उनका प्लेन क्रैश हुआ था। अस्थि भी मिला, मगर वो अस्थि सुभाष चंद्र बोस का नहीं था, वो अस्थि उस जापानीज पायलट का था, जिसको मैनिपुलेट करके इंडियन गवर्नमेंट के बोलने पे सुभाष चंद्र बोस का अस्थि बोल करके डिक्लेयर कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस somehow escaped from that plane crash। जब प्लेन गिर चुका था जमीन पे, बहुत जख्मी थे, उनका इलाज चला रशिया में। सबसे अच्छा बात जानेंगे क्या है कि रशिया में जहां इलाज चला, जो डॉक्टर इलाज किया, उसका डॉक्यूमेंट, हाँ वो सुभाष चंद्र बोस का 1945 में इलाज किया है प्लेन क्रैश के बाद, वो डॉक्यूमेंट आज कांग्रेस गवर्नमेंट के पास आर्चाइव में रखा है, रिवील नहीं होने दे रहा। और उसी को रिवील करवाने के लिए सुभाष चंद्र बोस के कुछ बड़े बड़े भक्त अपना पूरा जिंदगी इस जनरेशन में, जहां पैसा को लेकर के इतना मारा मारी है, वो अपना पूरा जिंदगी लगा और रिवील करवा के ही रहेंगे। वो लोग बोले कि चलिए आप एक डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो हम उस डॉक्यूमेंट के बिना प्रूफ करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए कहाँ नहीं गए, हर एक पहलू को खोजे और एक एक क्लिंचिंग एविडेंस ला करके। सुभाष चंद्र बोस रशिया में ही रहे 1945 के बाद, और डिसगाइज थे। अनुज धर का कहना है कि 1985 में फरीदाबाद में अपने अंतिम समय में जब सुभाष चंद्र बोस से कुछ पूछा गया, जब वो गुमनामी बाबा के नाम से पॉपुलर थे, तो जब उनसे पूछा गया कि आपकी जिंदगी का सबसे यादगार मोमेंट क्या था, तो वो बोले कि जब मैं 1947 में रशिया में था और रेडियो में इस बात का मैं घोषणा सुना कि नेहरू बोल रहा है कि अब हिंदुस्तान आजाद हो गया। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। समझ रहे, ये बात बोलते हुए भावुक हो जा रहे हैं। एक आदमी अपना पूरा जिंदगी लगा दिया देश को आजाद करने के लिए, और उसका देश जिस दिन आजाद हो रहा है वो रशिया में है, उनको ये न्यूज सुनने मिल रहा है नेहरू से रेडियो पर, और उनके लिए अफवाह पूरा दुनिया में फैल गया है कि वो नहीं रह रहे, वो प्लेन क्रैश में मारे गए। उनको अच्छी तरीके से पता था कि हिंदुस्तान का आजादी के बाद भी कुछ कुछ समस्या रहेगा, क्योंकि अभी जस्ट गुलामी से निकला है। अभी देश का इकोनॉमी खड़ा करना है, देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर खड़ा करना है, प्राइमरी सेक्टर खड़ा करना है, संविधान को खड़ा करना है, ऊपर से पार्टीशन का मुद्दा तो था ही, वो नहीं चाहते थे।
अपना राज यदि हम खोल दिए तो देश का जो मेन मेन चीज है वो सब स्थगित हो जाएगा, और हो ही जाता है। यदि वो ओपन में आ गए होते, एक बार खाली जो लोग देखे हैं उन लोग को तो पता ही था कि सुभाष चंद्र बोस थे, बट यदि ओपन पब्लिक में आकर के कॉन्फ्रेंस में बैठ गए होते ना, चूल्हा में चल जाता इकोनॉमिक प्रोग्रेस, चूल्हा में चल जाता। 1975 का लड़ाई, 1971 का लड़ाई कुछ काम नहीं देता, सब रुक जाता, और सब कोई का मुंह पे खाली एक ही बात रहता कि कांग्रेस ऐसा क्यों किया। बट देखिए, ये सब बहुत खराब आदत होता है उन लोगों का जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में देश के बारे में सोचते हैं। कभी एक बार अपने बारे में सोच ले, बट इनसे नहीं होगा। ये आदमी 1953 में हिंदुस्तान आए, पहले दिल्ली गए, दिल्ली में कुछ लोग इनका आइडेंटिटी पहचाने, इनको जैसे खबर मिला कि इनका आइडेंटिटी कुछ लोग पहचानना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इनके भक्त तो बहुत पहले से थे, जो इनके भक्त थे, जो इनके संग 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बगल में चले हैं, वो लोग कैसे नहीं पहचानेंगे कि सुभाष चंद्र बोस है या नहीं है ये। जो लोग त्रिपुरी स्टेशन में इनके संग कैंपेनिंग कर रहे थे, वो लोग कैसे नहीं पहचानेंगे कि सुभाष बाबू है या नहीं है ये। वो संग संग दिल्ली से निकले, उत्तर प्रदेश गए, और एक पुराना कोठी में एक महिला का मदद मांग करके वहां रहना शुरू किए, पर्दा में रखते थे खुद को। अब इनसे कुछ लोग मिलने आए, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री लोग भी इनसे मिलने आया करते थे, और उनको पता था, हमारे हिंदुस्तान के कुछ कुछ प्रधानमंत्री को पता था कि सुभाष चंद्र बोस है, और वो लोग सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े भक्त थे, मगर सुभाष चंद्र बोस एक्चुअली उन लोग को कसम दिए थे। कसम मतलब एक रिक्वेस्ट किए थे, कसम वो नहीं कि तुमको मेरा कसम, इस रिक्वेस्ट किए थे कि हाथ जोड़कर अनुरोध है, बात बाहर नहीं आना चाहिए। और वो लोग उस बात को चौधरी चरण सिंह, चलिए नाम भी ले लिया, सुभाष चंद्र बोस से एक बार नहीं 4 बार उनके ठिकाने पे मिलने गए थे, और फाइनली चौधरी चरण सिंह 1999 में बात बोल दिए। तो पता है क्या उनको ऊपर आरोप लगाया गया? प्रधानमंत्री दोबारा बनने के लिए कुछ भी फूल जरूर पकड़ा है, वो अपने बात को सब्सटैंशिएट नहीं कर पाए। उस वक्त मीडिया इतना तो फास्ट था नहीं, वरना सुभाष बाबू के रील्स बना दिए होते और देश में क्रांति आ गया होता। इनसे पूछा गया था, जब उत्तर प्रदेश में जब तक इनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हुआ था, तो 2 मजेदार बात आपको बताते हैं, जानना चाहेंगे? इनसे कुछ लोग मिलने आए, इनको डाउट था कि शायद ये सुभाष चंद्र बोस है, मगर सुभाष चंद्र बोस को नहीं पता था कि इनको डाउट है मेरे ऊपर। अब ये बाबा थे, ये बाबा बने हुए थे, लोगों को धार्मिक बात बोला करते थे, स्पिरिचुअलिज्म का बात किया करते थे, तो फॉलोअर्स बढ़ते गया, लोगों को मेडिटेट करना सिखाया करते थे, धीरे धीरे इनका बढ़ते चला गया। तो एक महिला आ गई थी जो इनके लिए कंबल लेकर के आई थी, और सुभाष चंद्र बोस ना, मतलब मानिए कि उस साइड एक पर्दा वैसा लगा हुआ है, पर्दा के इस पार आके बात नहीं करते थे, पर्दा के उसी पार आकर के बात किया करते थे। तो महिला बोली कि बाबा, आपके लिए मैं कंबल लाई हूँ, बहुत तेज जाड़ा पड़ रहा है, तो आपको। तो बाबा बोलते हैं, अरे ये ठंड क्या करेगा, जो आदमी रशिया का ठंड में अपना जिंदगी बिता करके आ रहा है, उसको ये सब ठंड से क्या दिक्कत, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे ले जाओ, किसी जरूरतमंद को दे दो। इस गुमनामी बाबा का जब मौत हो गया 1999 में, जब इनका सारा मटेरियल चेक किया गया, जो भी इनका रिमेन्स था, उसमें कुछ पत्र पाया गया, इनका हैंडराइटिंग पाया गया, कुछ ऐसा पत्र पाया गया जो इन रिप्लाई में था। इनको पत्र मिला था इनके परिवार वालों की तरफ से, कब? 1980 में, 1975 में,
फिर ये कुछ कुछ पत्र लिख रहे थे, रह गया था। उस हैंडराइटिंग को और सुभाष चंद्र बोस का हैंडराइटिंग को मैच किया गया। जो रिपोर्ट पेश करने वाला आदमी था, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, वो ये डिक्लेयर करते हुए रोने लग गया कि शायद मेरे बोलने पे कोई यकीन नहीं करेगा और मुझे पॉलिटिकल क्रिमिनल बोल दिया जाएगा। आप मेरा नौकरी ले लो, हमको कोई गम नहीं है, मगर यकीन मानो कि सुभाष चंद्र बोस ही है। मगर हुआ यही, उस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को पॉलिटिकल क्रिमिनल बोल दिया गया और मैटर दब गया। फिर हुआ कुछ यूं कि 2003-4 में बंगाल में एक मीडिया डिपार्टमेंट, वो मीडिया डिपार्टमेंट में एक बंगाली लड़का जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला आदमी, उसको उसका बॉस बुला करके बोलता है कि तुम्ही কখনো गुमनामी बाबत किस्सा শুনেছো? সুভাষ চন্দ্র বোস নাকি দেখা গেছিলেন 1985 অব্দি। बोला सर क्या अपनी भूल भाल बात बोल रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, आप किसे बात कर रहे हैं? तो बोला अरे भूल भाल ही हो, मगर कुछ दिन यही सब दिखाते हैं ना, टीआरपी मिले। तो जब ये सब किस किस बेसिस पे बोला जा रहा है, एक दो को फैक्ट ले आओ, थोड़ा रिसर्च करके फैक्ट ले आओ, ताकि हम लोग उसमें और मसाला लगा करके पेश कर सके। ये दिखाता है न्यूज में, ध्यान से देखिए क्रिमिनल को। बच्चा बोल रहा था मैडम बाप को देख रहा है। अब वो जो लड़का था, वो दो तीन को फैक्ट खोजने गया, तो लड़का को पहला फैक्ट पता चला हैंडराइटिंग एक्सपर्ट वाला। वो ना एक बार के लिए रुक गया, वो बोला कि ना ना ना, ऐसा कैसे हो सकता है? जो लड़का खुद बोला था कि सब बकवास बात है, वो लड़का पहला उसका जिंदगी में एक भूकंप आया कि नहीं बात गलत है भी। देखो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट हो रहा है, वो पता सोचा कि क्या ये बात गलत है भी। उसके बाद एक इंसिडेंट उसको पता चला कि सुभाष बाबू गए थे, गुमनामी बाबा के रूप में सुभाष बाबू गए थे चश्मा का दुकान में चश्मा बनवाने के लिए, टोपी लगा के रखते थे, ठंडा मुझे पहना जाता है, और चश्मा फिट करते वक्त नहीं होता, कभी बोलता है कि टोपी वोपी खोलिए। जैसे वो टोपी खोले और जो चश्मा बिठाया गया, तो वो चश्मा वाला चिल्ला दिया, बोला ये तो सुभाष चंद्र बोस है, और तुरंत भागे। अब ये बात सुन करके उस बंगाली लड़का का दिमाग हिला। वो अपने ऑफिस में जाके अपने सर को बोला कि सर, आपके चैनल को सबसे ज्यादा अभी तक इंडियन टेलीविजन चैनल में, न्यूज रिपोर्ट चैनल में सबसे ज्यादा टीआरपी मिलेगा, बस हमको जो अब 2 हफ्ता दिए हैं उसको 3 महीना कर दीजिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि हम अभी प्रूफ करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस एक्चुअली में जिंदा थे। तो उसका जो बॉस था, उसको बोला कि क्या तुम आज गांजा पी के आए हो? लिटरली उसको यही बोला, तुम गांजा वांजा भी शुरू कर दिए हो क्या? तुमको आराम का दरकार है, तुम जाओ। वो बोलते रह गया, उसका बॉस नहीं माना। वो लड़का को फर्क भी नहीं पड़ा कि साला तुम नौकरी में हमको रखो नहीं रखो, भाग में नौकरी को हम लात मारते हैं। वो लड़का फिर क्या किया, प्रेसिडेंसी कॉलेज से लेकर के अपना घर का जितना ज्वेलरी पोलरी था सब बेच बाच दिया, A to Z सब बेच बाच कर रशिया गया, सिंगापुर गया, हर वो जगह पहुंचा जहां सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे। सुभाष चंद्र बोस का सारा किताब पढ़ा, पुराना सारा न्यूज़पेपर का कटिंग्स निकाला, कटिंग्स निकाल के अपना रूम को पूरा एकदम भर दिया। उसकी बीवी परेशान थी, क्या कर रहा है, दिन भर खाली सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, किताब पढ़ रहा है और रिसर्च कर रहा है। आज रात को बोल रहा है कि हाँ कल सुबह हम घर में रहेंगे, कल सुबह उठ के बोल रहा है कि हमको रशिया निकलना है। इराक में क्या हो गया इसके साथ? उसकी बीवी बोली कि हमको डाइवोर्स दो, वो बोला हाँ तुम पेपर ले आओ। वो भी किताब पढ़ते पढ़ते बोल रहा, तुम ले आओ कोई दिक्कत नहीं, हम साइन कर देते। बीवी को डाइवोर्स कर दिया, जबकि लव मैरिज हुआ था।
उसके बाद ये आदमी कसम खा लिया, हम अब कुछ बड़ा करेंगे और सुभाष चंद्र बोस को जस्टिस दिलाएंगे। उसके बाद का जितना सारा कहानी है, क्लिंचिंग एविडेंसेस के साथ इवन उस डॉक्टर का स्टेटमेंट निकाला गया, उस डॉक्टर के ग्रैंडसन का स्टेटमेंट निकाला गया, जो डॉक्टर गुमनामी बाबा को उत्तर प्रदेश में उनके मकान में देखने जाया करते थे। सबको सुभाष चंद्र बोस रिक्वेस्ट करके रखे थे कि नहीं। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस कुछ कुछ चीजों के बहुत शौकीन थे। सिगरेट का उनका अपना एक ब्रांड था, जो आजादी के पहले पीते थे, वही ब्रांड हिंदुस्तान में भी खोज रहे थे, तो उनके भरपूर लाके भी दिए थे। यही आदमी का सुभाष चंद्र बोस को खाना में जो पसंद था, वही सेम चीज इस आदमी को भी पसंद था। और सबसे बड़ा बात, ललिता बोस, जो इनकी चचेरी बहन लगती थी, वो खुद भी बोली कि सुभाष से हम मिले थे। आज के समय में ललिता बोस है। ये बात, जब हम ये सब बात जो बोले हैं, आप लोग में से, आप लोगों के एज के बाकी बच्चों को यदि ये सब बात पता चलेगा, आप लोग यदि इनसे मेरा वीडियो शेयर करेंगे, तो वो लोग भी मेरे लिए कुछ ठीक वही बात बोलेंगे जो उस बंगाली लड़का को उसका बॉस बोला कि तुम्हारा टीचर जो है वो गांजा पी कर क्लास करा रहा है। यही बोलेंगे। ये गलती आप लोग का नहीं है। आप लोग को जो भी बात बोलेंगे ना, उसको फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी में ले जाइएगा, और मेरा एक दो कम्युनिकेशन हो रहा है अनुज धर के संग, जो इस रिसर्च के मेन हेड है, और चंद्रचूड़ घोष, जो मूवी में दिखाया गया है, वो आदमी है जो अपनी बीवी को डाइवोर्स दिया, जो मेन रिसर्च किया, उनके संग मेरा इंटरव्यू था। वो एक्चुअली बोल रहे हैं बात, क्लास 10 के लेवल पे बच्चे इन सब बातों को समझ नहीं पाएंगे, बचपना वाला दिमाग है। बट हम थोड़ा इस बात के अगेंस्ट थे। मेरा लास्ट ईयर भी जो बैच था, वो लोग सबका सबको इस बारे में पता है, तो हमको लगा कि नहीं, बच्चा लोग कैच कर रहा था। ऐसा नहीं है कैच नहीं कर रहा। जिस दिन मेरा उनके साथ इंटरव्यू हो रहा था, फेसबुक लाइव में, यूट्यूब लाइव में थे, तो मेरे सारे स्टूडेंट लोग तब के सब चैनल को ज्वाइन कर रखे हुए थे, मेरा वेट कर रहे थे सर का बात। और जैसे हम इन किए, तो व्हाट्सएप में कंटिन्यूसली मैसेज आना शुरू हो गया। हम फोन को साइड रख करके मुझसे बात कर रहे थे, क्योंकि हम लैपटॉप में। ये बात गलत नहीं है। अब आप लोगों को बोल दे रहे हैं, इस चीज को और थोड़ा डेप्थ में जानना है, आज ही देख लीजिए, विलंब मत करिएगा। आप लोग को बोल चुके हैं गुमनामी मूवी, ये आपको मिल जाएगा अमेजन में, नेटफ्लिक्स में, जो भी है खोजिएगा, मिल जाएगा, गुमनामी मिल जाएगा, जिसमें एक्चुअली पूरा कहानी बताया गया है। इसके अलावा आपको यदि इसके बारे में इससे ज्यादा जानना हो, अभी सही समय नहीं है, बट 10 का जब एग्जाम दे देंगे, बुक अभी मंगा के रख लीजिए। बुक का नाम हुआ कॉनंड्रम, CONUNDRUM, कॉनंड्रम। ये वो किताब है जो हम पिछले साल मजाक मजाक में केशव कोठारी जी को दिए थे, और हम उनको बोले कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, किताब पढ़िएगा। फिर हम 5-6 बार उनके पास जाते थे, सर चाय पीने चलेंगे, वो देख रहे कि क्लास करा रहे हैं, उनका बगल में किताब खुला हुआ है कंटिन्यूअसली। फिर वो हमको जब चाय पीने बोले, तुम भाई तुम पागल आदमी है। हम बोले क्या? बोले, क्या पढ़ा दिया हमको? अरे मेरा दिमाग घूम गया है, तुम्हें क्या चीज दिया है हमको? ऐसा कैसे हो सकता है? मगर यही है। उनका रोंगटा खड़ा हो गया था। फिर वो बुक का बहुत प्रचार भी किए। इवन वी ट्राइड, देखिएगा मेरा उस इंटरव्यू में, जहां पे हम चंद्रचूड़ बोस को रिक्वेस्ट किए थे कि मेरे स्टूडेंट लोगों के संग कॉन्फ्रेंस मीटिंग कराइए,
उसके बाद उनको पेपर मैसेज भी किए हैं, दुर्भाग्यवश फिर मैसेज सीन नहीं किए हैं। मेरा एक इच्छा है कि मेरे जितने भी एक्स स्टूडेंट है, करंट स्टूडेंट है, वो जब भी रिप्लाई करेंगे, एक उनके संग जो आदमी खुद जा करके ग्राउंड लेवल पे हर जगह रिसर्च किया है, उनके सामने आप लोग को बैठाया। और ये बात आप लोगों को जानना इसलिए बहुत जरूरी था, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत खराब है, बात हम भी मानते हैं। बट यही पॉलिटिक्स में एक्चुअली में सबसे पहले जन्म हुआ था जेम्स, GEMS। ये पॉलिटिक्स का ही ग्राउंड इतना इंपॉर्टेंट और इतना प्रीशियस जेम्स को भी जन्म दिया था, सुभाष चंद्र बोस जैसे। फिर उसके बाद कुछ करप्टेड मटेरियल्स आए जो ओरिजिनल जेम्स को हाइड कर दी। तो इसमें गलती पॉलिटिक्स का नहीं है, गलती उन सब करप्टेड मटेरियल का है। वरना ये तो वो आदमी था जो 1939 का प्रेसिडेंट बनने का इनका नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मतलब रिजल्ट निकलने वाला है, और ये एक दिन पहले बैठ करके आजाद हिंदुस्तान का ऑब्जेक्टिव लिख रहा था, फंक्शन लिख रहा था, ये क्या क्या उसको चाहिए। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, बहुत कम होते हैं, आज के समय में तो और भी नहीं होंगे। फिर ऐसे लोगों का नाम हमेशा इतिहास से लुप्त कर देना, गायब कर देना, या उनको उतना फुटेज नहीं देना, या उनको याद नहीं रखना। सिर्फ 23 जनवरी को कुछ लोग थोड़ा खड़ा हो जाते हैं, नेताजी का फोटो लगा लेते हैं, 15 अगस्त को थोड़ा याद कर लेते हैं, वो भी गलती कर देते हैं कि उनके फोटो को संग गांधी का लगा देते हैं, काल योग बना दे रहे हैं आप। ये सब बेवकूफी है, नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारे बातें किया जा सकता है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, और यदि बैच का डिमांड रहा, हम कॉन्फ्रेंस उठाकर लेके आ जाएंगे। ठीक, मेरे पास मैंने टाइम पड़ा रहता है, बट मुझे लगता है कि पहले एक बार सिलेबस वगैरह दिसंबर 22-23 तक कंप्लीट कर दे, फिर उसके बाद किसी एक दिन छुट्टी तो रहेगा, रख देंगे क्लास। और यहाँ पे यदि कुछ व्यवस्था हो पाए, वो आप लोगों को हम पर छोड़े हम, कि क्या करने से यहाँ पे प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर लग जाए, यदि बता दीजिएगा, जो बनने बनता है उसमें हम सहयोग करेंगे। और उसके बाद कनेक्ट वनेक्ट करके, बाकी आप लोग तो है ही बहुत होनहार, बता ही देंगे कैसे नेटफ्लिक्स को कनेक्ट करना है नहीं करना है। सार्वजनिक तौर पे चला दिया जाएगा, कॉन्फ्रेंस गुमनामी चला दिया जाएगा, सब कुछ क्या है, अच्छा मूवी है। और फ्यूचर में आप लोग भी किसी को रेफर करेंगे, भले ये पॉलिटिकल नेता लोग उनके संग इंसाफी नहीं कर पा रहे हो, वो हम लोग के लिए किए थे जो भी किए थे, हम लोग तो करे। वो किसी पॉलिटिकल नेता के लिए आजादी का लड़ाई नहीं लड़े थे, वो हम लोग इस जनरेशन के लिए लड़ रहे थे, आने वाला जनरेशन के लिए लड़े थे। हम लोग तो कम से कम उनको याद रखें, आज यदि BR अम्बेडकर नहीं होते तो लड़कियों का जिंदगी का अभी भी जहन्नुम वाला हाल होता। वही थे जो लड़कियों को सारा अधिकार दिलाने का बात किए थे। और ये बात सच है कि लड़कियों को एक्चुअली में सुबह उठ करके BR अम्बेडकर का फोटो में माला वाला चढ़ाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, क्योंकि आज आपके पास जितना फंडामेंटल राइट है, आप लोगों को हर एक अधिकार जो है आपको मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा है अभी तक, उन सब के लिए भी वो बात कर चुके थे। वो थे जो बोले थे कि महिलाओं को सारा अधिकार मिलना चाहिए, महिलाएं कदम से कदम मिला के चलेंगी पुरुष के साथ। हम लोग उन्हीं लोगों के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, कम से कम महिलाएं आप लोग तो रहे, पुरुष नहीं रहे, नहीं रहते, आप लोग तो रहो, आप लोग तो उनके बारे में जानो। क्योंकि ठीक है, आपकी जिंदगी में आपका जन्म आपके माता पिता के कारण ऑब्वियसली हुई, और कैसे होगा, बट जन्म होने के बाद जो आप लोगों को जितना अधिकार मिल रहा है ना, उसके पीछे का कारण बाबा भीमराव अम्बेडकर थे। जाना करिए जब भी समय मिले, हमारे देश के जो वीर पुरुष लोग थे, जो लोग देश के लिए अच्छा वाकई में किए हैं, उनके बारे में जानिए। दूसरा बात, समाज से ये सब जो ऑल पॉल जो थ्योरी चलता है, बापू एंड ऑल, नेहरू, उन लोगों को समझाइए, 5-6 बार आप प्रयास करिए,
समझ में आ जाए तो ठीक, वरना कुछ हवाला दे दीजिए, मतलब एग्जाम्पल दे दीजिए, तभी भी समझ में आ गया तो ठीक। तीसरा बार आपको प्रयास नहीं करना है, बस इतना तकलीफ करिए कि उनको मेरे पास लेकर के आइए, हम समझा देंगे। डांटना वाटना नहीं, बैठ के बातचीत करें, गुफ्तगू होगा, चाय चलेगा, बिस्किट चलेगा, बाकी जो चाहेंगे सब चलेगा। दिमाग गर्म किया तो लात जूता भी चल सकते हैं। ऑल फॉल बात यदि करेंगे कि नहीं गांधी ने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस वक्त की हालात कुछ और रहे होंगे, तो बाकियों के लिए हालात कुछ और था क्या? जो लोग बोलते हैं हमको कि सर महंगाई का जमाना चल रहा है, आप इंडियन इकोनॉमी में हैं और हम यूके के इकोनॉमी में हैं कि यूएस के इकोनॉमी में, हम भी तो उसी इकोनॉमी के पार्ट। इस तरीके का कोई मतलब इलॉजिकल बात करेगा तब फिर चाय वाय देना है कि नहीं देना है उसके ऊपर को सोचना पड़ेगा। अब इनसे संबंधित तो नेक्स्ट क्लास जब होगा हम लोग बुक को फॉलो करते हुए सिलेबस एंडिंग की तरफ जाएंगे।